Hello everyone, again welcome in the class of Indian Geography. As you know, we are going with the class of Indian Drainage System और इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है आपका गंगा रिवर सिस्टम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टम शुरू किया था और वहां मैंने गंगा के ओरिजिन से लेकर ये बताया था आपको कि गंगा ड्रेन कहाँ करती है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कौन कौन सी है। उसमें एक छोटी सी चीज जो मैंने मिस की थी वो आज आपके साथ मैं फिर से शेयर करूंगा और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे गंगा की ट्रिब्यूटरीज में, राइट। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट at the border of West Bengal and Bangladesh, the Ganga splits into two distributaries. One of the distributaries which remains in the West Bengal region, that is called Padma, and the other distributary which enters into Bangladesh, that is called, the distributary which remains in West Bengal, it is called Hooghly, and the distributary which enters into Bangladesh, it is called Padma. And I told you that Padma is joined by one of the distributary or one of the stream of Brahmaputra, that is called the Jamuna in Bangladesh. When Brahmaputra crosses the region of Assam and it enters into Bangladesh, in Bangladesh it is locally known as the Jamuna. The Jamuna joins the Padma, and by joining these two streams, Meghna is formed, which ultimately drains into the Bay of Bengal, right? तो इसमें जो नाम हमारे पास आए हैं वो नाम कौन कौन से हैं? एक मैंने नाम बताया आपको हुगली, दूसरा नाम मैंने बताया था पद्मा और तीसरा नाम मैंने बताया मेघना, ठीक है। और एक नाम और आपको बताया जमुना, ठीक है। ये जमुना इट इज डिफरेंट फ्रॉम यमुना, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इन इंडिया, राइट। तो इस जमुना को आप बेसिकली कहेंगे ये ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र कहां पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, इट इज कॉल्ड जमुना, एंड जमुना जॉइंस द पद्मा एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म, कंबाइंडली दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म मेघना, राइट। एंड मेघना अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये मैंने आपको सिस्टम बताया था। अब चूंकि हमारे पास बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, इसलिए हमारे लिए कंसर्न पार्ट ये है कि गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती हैं। इन इंपॉर्टेंस ट्रिब्यूटरीज में हमें यह भी देखना होगा कि इनका ओरिजिन कहां से है, ये गंगा को कहां ज्वाइन करती हैं, बिकॉज these are all the tributaries and they ultimately joins the Ganga at different places in India, particularly the maximum tributaries of the Ganga joining it in उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में ज्वाइन करती हैं और उधर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ऐसी भी हैं जो गंगा को ज्वाइन करती हैं, कहाँ? बिहार में भी, ठीक है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो रीजन्स हैं जहां पर गंगा की ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें हम एक एक करके बात करेंगे। और इनमें से जो सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना। यमुना दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ सिस्टर ऑफ गंगा, ऐसा कहते भी हैं लोग कि गंगा की बहन के रूप में इसको देखा जा सकता है। गंगा के पास के ही एक ग्लेशियर से, गंगा के पास की एक हिमनदी से ये निकलती है और जिस हिमनदी से ये निकलती है उसका नाम यमुनोत्री ग्लेशियर है। जिस तरीके से गंगा के लिए हमने गंगोत्री ग्लेशियर जैसा टर्म यूज किया, उसी तरीके से यमुना के लिए हम यमुनोत्री ग्लेशियर जैसा टर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा आपको बताने जा रहा हूं। यहां से शुरू करेंगे हम लोग। द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। राइट, और इसमें सबसे पहले हम नाम देंगे किसका? द जमुना। द यमुना आप कह सकते हैं इसको। लोकली थोड़ा सा जो एक्सेंट है वो चेंज होता है, तो उस एक्सेंट के चेंज होने के कारण कई जगह लोग यमुना को जमुना भी कहते हैं। सो उससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आपको ये याद रखना है कि यमुना जो है वो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की। एक तो हमें ये जानना है it is the longest tributary of the Ganga,
longest tributary of the Ganga, and particularly its origin is found in Yamunotri Glacier, right? And Yamunotri Glacier is basically found in a particular part of the Himalayan range that is called Bandir Punch range. In Bandir Punch range. From where it originates? It originates from the Bandir Punch range. Yamunotri Glacier in Bandir Punch range. That is very important. ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है. एंड वेयर इट जॉइंस द गंगा? इट जॉइंस द गंगा एट now you can call it as Prayagraj. Okay, or alternatively or earlier it was called as Allahabad. Okay, so Allahabad या प्रयागराज ये नाम हम दे सकते हैं. इस प्रयागराज या इलाहाबाद में यमुनोत्री जो यमुना रिवर है ये जाकर गंगा से मिलती है और इसे ही हम प्रयाग संगम के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. नाउ since it is the longest tributary of the Ganga, obviously one should also know that it is the westernmost tributary of the Ganga. ठीक है. इट इज ऑल्सो द वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा. ये गंगा की सबसे वेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है. ठीक है, इसके विषय में भी आपको याद रखना चाहिए. ठीक, अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से यहां पर मैं एक बार इंपोर्ट करता हूं डायग्राम, और इसमें आप एक चीज प्रॉपरली देख पाएंगे. यहां मैं दिखाता हूं, उसके बाद फिर इसको हटा देंगे हम लोग. ठीक है, आप यहां पर बहुत क्लियरली एक बार एक चीज देख सकते हो कि ये यमुना जो बगल से आ रही है, ये यमुना जो है वो हरियाणा क्रॉस करते हुए इस तरीके से दिल्ली क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है, और फिर मथुरा और आगरा इसकी बैंक पर है. फिर ये आगे आती है और आगे आने के बाद यूपी में इलाहाबाद में आकर या प्रयागराज में आकर ये गंगा से मिल रही है. ठीक है, यमुना का जो डिस्टेंस है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यमुना, ये ऑलमोस्ट गंगा के पैरेलल चलते हुए आगे की ओर आती है और फिर आकर इससे इलाहाबाद में मिल रही है. ठीक, उस दौरान जिस तरीके से गंगा में हम लोगों ने देखा कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, उसी तरीके से आपको यमुना की भी कई सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी और कई सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी मिलेंगी. ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं एक दूसरा कलर यहां पर लेता हूं. ठीक है, और आपको यह बताता हूं कि किस तरीके से आप देखो. यहां पर इस तरीके से रिवर चंबल आपको दिखाई दे रही है. रिवर चंबल जो मेजर ट्रिब्यूटरी कही जाती है यमुना की. हालांकि चंबल रिवर का जो ओरिजिन है वो आपको एमपी वाले रीजन से मिलेगा. चंबल एमपी से निकलने के बाद राजस्थान के इलाकों से होकर गुजरती है, और राजस्थान से होने के बाद ये आगे बढ़ते हुए यूपी में एंटर करती है, जहां पर ये कन्नौज के पास जाकर यमुना से मिलती है. ठीक है, तो यमुना की मेजर और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में हम किसको देखते हैं? चंबल को देखते हैं. चंबल के अलावा आपको यहां कई और सारी भी ट्रिब्यूटरीज दिखाई देंगी. जैसे यहां पर आपको सिंध रिवर दिखाई देगी. ये सिंध रिवर भी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा एक रिवर यहां पर बेतवा के नाम से आपको दिखाई देगी, और एक रिवर यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण केन के नाम से दिखाई देगी. इसके अलावा इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको ये यमुना जो है वो आगे आने के बाद, है ना, यमुना आगे आने के बाद
इलाहाबाद में गंगा से मिलती है, और गंगा में फिर आगे मैंने बताया था कि टॉन्स रिवर और सोन रिवर जो है वो गंगा में जाकर मिलती है। तो यमुना से आगे टॉन्स और सोन का स्थान है, लेकिन ये 4 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से यमुना में अगर आप देखेंगे तो वैसे तो इस डायग्राम में सिर्फ एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यहां पर शो कर रहा है, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो रिंद के नाम से है ना, रिंद के नाम से आपको दिखाई दे रही है। लेकिन रिंद के अलावा कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी है जो हमें जानना चाहिए, जैसे दिल्ली के पास गाजियाबाद के निकट जो है वो हिंडन रिवर यमुना में आकर मिलती है। वहां से आगे आप चलेंगे तो सेंगर रिवर, उससे आगे चलेंगे तो वरुणा रिवर जो है वो गंगा से आकर मिलती है। वरुणा जो है वो लगभग आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद से आगे बढ़ते समय, इलाहाबाद से जब आप आगे बढ़ेंगे सुल्तानपुर के पास है ना, तो वहां पर जो यमुना है इससे वरुणा रिवर आकर मिलते हुए आपको दिखाई देगी। तो वरुणा, सेंगर, हिंडन और रिंद, ये 4 जो है वो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के फॉर्म में दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इन रिवर्स को याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है मैं आपको ये सारी चीजें टेक्स्ट में लिखकर बता रहा हूं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ the Yamuna, left bank tributary में you can write the name of the Hindon, the Rind, the Senger, and the Varuna. राइट, उसी तरीके से आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी देख सकते हैं इसकी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट द यमुना, और यमुना के अलावा देखेंगे आप तो इसमें यमुना की ट्रिब्यूटरीज हम बता रहे हैं, सॉरी हम यमुना की ट्रिब्यूटरीज बता रहे थे, उसमें यमुना नहीं, द सिंध, द चंबल सबसे पहले, द सिंध, द केन एंड द बेतवा। ठीक है, ये नाम यमुना की ट्रिब्यूटरीज के तौर पर आपको याद रखने की, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, अब एक एक करके जरा यमुना की ट्रिब्यूटरीज में भी अगर जो मेजर ट्रिब्यूटरी है उसकी बात मैं कर लेता हूं। यहां पर हम बात करेंगे किसकी, चंबल की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में यहां दिखाई दे रही है। ठीक है, चंबल के विषय में याद करेंगे जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यहां पर। और चंबल के साथ साथ यहां पर मैं और जो बात करूंगा वो बात कर सकता हूं वरुणा की। वरुणा जिसको मैंने बताया कि ये वरुणा जो है वो बेसिकली सुल्तानपुर के पास वहां मिलती है। ठीक है, चंबल इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, तो चंबल के बारे में एक बार मैं आपसे बात करना चाहूंगा। चंबल रिवर जो है इसके बारे में हम लिखते हैं यहां पर, द चंबल। चंबल नदी, चंबल नदी का जो ओरिजिन है ये एक्चुअली मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भी ये मालवा प्लेटू के पास से, मालवा के पठार के पास से जो है वो निकलती है। और मालवा के पठार के पास से निकलने के बाद ये नॉर्थवर्ड यानी उत्तर की तरफ जो है वो मूव करती है। उत्तर की तरफ जाने के बाद ये रिवर जो है वो पहुंच जाती है कहाँ, राजस्थान में पहुंच जाती है। राजस्थान में ये कोटा के पास तक पहुंच जाती है। ठीक है, उसके बाद कोटा के पास इसी रिवर पर जो है वो गांधी सागर डैम भी बनाया गया है, और कोटा से ये वापस से मुड़ती है, और वापस से मुड़ने के बाद
ये बूंदी और सवाई माधोपुर और धौलपुर होते हुए ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है, जहां पर ये जाकर किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। तो चंबल का ओरिजिन महू के पास से है ना, और महू कहाँ है, इन द मालवा प्लेटू, इन मध्य प्रदेश। ठीक है, फ्रॉम हियर या फ्रॉम एमपी it enters into where, it enters Rajasthan and reaches up to where, it reaches up to कोटा। ठीक है, कोटा तक ये पहुंचती है और कोटा के बाद ये फिर कहां जाती है, फर्दर इट मूव्स थ्रू बूंदी, सवाई माधोपुर और इसके अलावा धौलपुर। Somewhere the spelling of धौलपुर can be written as DHOLPUR। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, धौलपुर है। धौलपुर का जो रीजन है ये बेसिकली राजस्थान में ही आता है। सो बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, है ना, इन सारे जगहों से होकर चंबल गुजरती है राजस्थान में। एट कोटा इस पर एक डैम भी बनाया गया है, एट कोटा गांधी सागर डैम। Gandhi Sagar Dam has been constructed on the Chambal. The Chambal joins the Yamuna the Chambal joins the Jamuna near कन्नौज in उत्तर प्रदेश। यूपी में कन्नौज के पास जो है चंबल किससे जाकर मिल रही है, चंबल यमुना से जाकर मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम चंबल रिवर का नाम पढ़ते हैं, है ना, whenever we heard about Chambal, so one of the famous topography of geography is basically associated with it. We have to read that particular topography, and that is called the Badland topography. ठीक है, so here you can write it as the Chambal is famous for the formation of what? For the formation of Badland topography. Which type of topography it is? And can we see such kind of Badland topography today, that in present time? Obviously, you can see the formation of this Badland topography in the region of Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो particularly if you move from Delhi to Gwalior, in between Delhi and Gwalior, after crossing Dholpur,
you can easily see the formation of badland topography on both side of, if you are moving through a rail line, if you are moving through rail, so you can easily see the formation of this badland topography on both the sides of the railway track, right? So this badland topography, why it is called badland topography? So actually it is a kind of erosional process. It is a kind of result of erosional process which is called basically such kind of erosion in which you can see deeply cut is formed in the particularly plains of that region which is traverses by the Chambal. Okay, so in earlier time when Chambal passes through this region, particularly Bhind and Morena, it is the region which is associated with the formation of badland topography. तो भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से चंबल जो पास कर रही है, अर्लियर टाइम में इस चंबल के पास करने से यहाँ पर जो है वो बहुत ही डीप गली इरोजन हुआ है ना. इन ज्योग्राफी अ टर्म इज यूज दैट इज कॉल्ड गली इरोजन. And this erosion is basically, in this name of erosion, you can easily see a name that is called gully. Okay, you can easily see a term that is called gully, and this gully literally means gully. It literally means gully. जो गली हम हिंदी में शब्द यूज करते हैं उसी तरीके का टर्म है ये. ठीक, तो यहाँ पर गली इरोजन में मतलब क्या होगा कि जो रिवर है उसका वाटर डीप कट जो है वो फॉर्म करता है सॉइल में, और सॉइल जो है वो इस बेतरतीब तरीके से कट जाती है. हियर एंड देयर द वाटर ऑफ रिवर basically makes the gully. Okay, and such deep gullies basically ruin the whole of the region. It ruins the whole of the region in such a manner that it can't be used, it can't be utilized further, right? तो यहाँ पर अगर आप किसी रीजन में ऐसा देखें कि वहां पर जो इरोजन हुआ वो इस कदर इतना बेकार सा इरोजन हुआ जिससे उसने उस पूरे रीजन में जो आप कह सकते हैं कि इरोजन का फॉर्म है, उस इरोजन को बेसिकली क्या कर दिया, ऐसा कर दिया जिसकी वजह से अब वहां पर लैंड यूज नहीं हो सकता. लैंड जो है वो पूरी तरीके से बेकार हो चुका है. इसलिए इसको ज्योग्राफर्स ने नाम ही दे दिया क्या, बैडलैंड टोपोग्राफी का. दे कॉल देम बैडलैंड टोपोग्राफी बिकॉज सच टोपोग्राफी is formed in such a way that now the land can't be used, it can't be utilized in any manner, right? इसको आप किसी भी मैनर में जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. भिंड मुरैना का ये जो बैडलैंड टोपोग्राफी वाला रीजन है ना, इस रीजन को बेसिकली आप जो है वो आपने कई बार सुना होगा, और आज भी, हालांकि आज इस कदर नहीं है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले, कम से कम 2 डेकेड पहले तक की अगर बात करें हम, 2-3 डेकेड पहले की, तो ये पूरा रीजन जो था वो बेसिकली डकैट्स जो होते थे है ना, उनके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेस हुआ करता था. क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इरोजन हो रखा है, और डकैट्स जो कि इस रीजन में इस रीजन से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होते थे, तो उनके छुपने की बहुत अच्छी जगह होती थी. और ये इस तरीके से इरोजन हो रखा है कि बहुत ऊंचाई पर रहने के बावजूद भी नीचे से जो लोग हैं वो प्रॉपरली ऊपर रहने वाले लोग को देख नहीं पाते हैं, और ऊपर से लोग जो है वो नीचे से आने वाले लोगों को बहुत भली भांति देख पाते. तो जब भी पुलिस की तरफ से इस तरीके की रेड्स होती थी तो इनको बहुत आसानी से पता चल जाता था, क्योंकि ये इन टोपोग्राफी वाले रीजन में रहते थे, और इस तरीके से जो है उनको बहुत आसानी से जब पता चल जाता था तो वो फटाफट अपने जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर चले जाते थे. जब तक पुलिस वहां पहुंचती थी तब तक ये सारा मामला खत्म हो चुका होता. तो बैडलैंड टोपोग्राफी की बात करते हैं. बैडलैंड टोपोग्राफी इज फॉर्म ड्यू टू एक्सेसिव गली इरोजन, और ये जो गली इरोजन है इसकी वजह से ये जो फीचर तैयार होता है, इस फीचर को हम बोलते हैं द चंबल रवाइंस, है ना. इसको क्या बोलते हैं, द चंबल रवाइंस. तो रवाइंस का मतलब जो होता है, रवाइंस को हिंदी में जो है वो हम एक शब्द इसके लिए यूज करते हैं, बीहड़. ठीक है, रवाइंस के लिए क्या यूज टर्म करते हैं, बीहड़. और जहां तक सवाल है इस बैडलैंड टोपोग्राफी जैसे टर्म का,
तो बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए हिंदी में शब्द यूज होता है उत्खाट। उत्खाट का मतलब होता है उबड़ खाबड़, लेकिन ये उबड़ खाबड़ से भी कहीं ज्यादा है ना। उत्खाट स्थलाकृति मतलब कहीं पर उठे हुए, कहीं पर धसे हुए, ऐसे स्थलाकृति को हम उत्खाट स्थलाकृति बोलते हैं, या बेडलैंड टोपोग्राफी इंग्लिश में ज्योग्राफर्स ने टर्म इसके लिए यूज किया। इंग्लिश वाला टर्म तो लिटरली उसी फॉर्म में आप काउंट कर सकते हैं कि बेडलैंड हो गया, यानी कि लैंड जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, ठीक है। लेकिन हिंदी में जो उत्खाट टर्म यूज हुआ है, इस उत्खाट टर्म को समझना जरूरी है कि ये सिर्फ बहुत बहुत नॉमिनल लेवल पर कोई उबड़ खाबड़ जमीन नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि यहां पर उबड़ खाबड़ इस एक्सटेंट तक है कि वहां पर गहराई अगर तो कई मीटर तक या कई 100 मीटर तक की गहराई भी हो सकती है कई बार। और अगर आप कह सकते हैं कि ऊपर उठा हुआ, नीचे से देखते हैं तो उसी तरीके से कई 100 मीटर तक उठा हुआ जो लैंड है वो आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको उत्खाट स्थलाकृति बोलते हैं। ये चंबल के साथ कुछ चीजें हैं जो आपको नॉमिनली याद रखने की जरूरत है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको यहां पर बताए हैं उनको आप जरूर याद रखें। जैसे मैंने बेडलैंड टोपोग्राफी जैसे टर्म का जो यूज किया ये जरूर याद रखें। चंबल रवाइंस जैसा टर्म जरूर याद रखें आप। और इसके साथ साथ गली इरोजन, देखिए जब आप सॉइल इरोजन पढ़ेंगे इंडिया में, है ना, तो सॉइल इरोजन के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो सॉइल इरोजन होगा, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, ठीक है। सॉइल इरोजन जैसा जो टर्म यूज करते हैं, ठीक है, इस टर्म के दो मायने हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। इस टर्म के दो मायने हैं। पहला मायने जो सॉइल इरोजन का है, पहला तरीका जो सॉइल इरोजन का है वो है गली इरोजन। इसमें डीप कट जो है वो फॉर्म होते हैं गली इरोजन में, और इसकी वजह से जो जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो बहुत डीपली कट होती चली जाती है, जिधर जिधर से वाटर जाता है उस तरफ से। अच्छा, इसमें कोई चैनलाइज्ड फॉर्म में इस तरीके की गली का फॉर्मेशन नहीं होता, बल्कि आप कहते हैं कि जहां भी वाटर को स्लोप ग्रेडियंट मिलता है, वाटर उस तरफ बह निकलता है और उस तरफ की सारी मिट्टी को काट देता है। इसीलिए जो मिट्टी का कटाव हुआ है वो अगर एक चैनलाइज्ड फॉर्म में हुआ होता तो शायद हम उस चैनल के या वो जो डीप कटिंग हो रखी है उसके दोनों तरफ के लैंड को यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन बेडलैंड टोपोग्राफी में क्या हुआ कि स्ट्रीम को या वाटर को जिस तरफ से स्लोप ग्रेडियंट मिला, जहां से जिस तरीके का स्लोप मिला, उसने बहुत डीप कट कर दिया, और इसकी वजह से जो है ये गली इरोजन जैसी चीज या समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। Sheet erosion is a kind of erosion where you can't actually visualize the process of erosion. Sheet erosion में क्या है कि जो वाटर है वो वाटर जब सरफेस के ऊपर से होकर गुजरता है तो ये सरफेस के अपरमोस्ट लेयर को जो है इनविजिबली, है ना, मतलब अदृश्य रूप से जो है वहां से गायब कर देता है। जब पूरा वाटर निकल जाएगा उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता है कि वहां से कुछ इरोड भी हुआ है, बट पर्टिकुलरली वहां से जो ऊपर की लेयर है वो इरोड हो जाती है। इस तरीके के जब भी आप कह सकते हैं कि इस तरीके के जब भी इरोजन होते हैं तो उन इरोजन से आप जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की वो बेसिकली वहां से गायब हो जाती है, और इसका बहुत बड़ा नुकसान जो है वो फार्मर्स को देखना पड़ता है। तो दो तरीके के इरोजन हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सॉइल इरोजन के अंदर, एक पढ़ते हैं गली इरोजन, और दूसरा पढ़ते हैं शीट इरोजन। तो जब भी बेडलैंड टोपोग्राफी की बात आएगी वहां पर किस इरोजन टाइप की आप बात करोगे? आप बात करोगे यहां पर गली इरोजन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? गली इरोजन की। ओके, नाउ as I told you about the Chambal, okay, one of the right bank tributary is also important here, that is the Son.
सोन रिवर के बारे में हमें जो चीजें पढ़नी है वो आप सबसे पहले समझ लो। एक तो सोन का जो ओरिजिन है ये भी मध्य प्रदेश के रीजन से है। सोन का ओरिजिन कहां से है? सोन ऑल्सो ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, बट पर्टिकुलरली यू शुड नो दैट व्हेन सोन ओरिजिनेट्स, it originates from such a place where one minute, from where two rivers are originated. One of the river which is called the Narmada, it originates from that particular place and move towards west, and further it moved towards east. One of the river that moved towards east, that is called the Son. ठीक है, so Son का origin एक तो आप लिख लो, it originates from the eastern flanks of the Amarkantak Plateau. अमरकंटक के पठार के ईस्टर्न फ्लैंक से, यानी कि इसके जो है वो पूर्वी हिस्से से या पूर्वी किनारे से जो है सोन का ओरिजिन होता है। When Son moves towards east, so obviously it forms a series of waterfalls there, because after falling from the top of the mountain, top of the plateau, it basically encountered by several rocky structures which basically come in the path of the Son, and from there Chambal falls separately and it forms various kinds of waterfalls there. A series of waterfall is formed by the Son, and further when it moves, so basically it traverses towards north, and then it moves in the region of Bihar, where near Ara, that is situated at west of Patna, it joins the Ganga, right? So here for Son you can write one more thing, that it forms a series of waterfalls after its origin. ठीक है, अपने ओरिजिन के बाद ये सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन करती है। फिर क्या होगा? देन आफ्टर it moved towards north, then reaches Ara, that is a place in Bihar situated west of Patna. Okay, so it reaches Ara, that is west of Patna. Okay, then reaches, you can write it as, then reaches Ara, and there it joins the Ganga. Okay, so the Son actually moves from the south of Ganga, and that is why somewhere it can be written as, particularly in NCERT, if you know, if you read there, so NCERT में भी आपको ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी लिखा हुआ मिल सकता है, बट पर्टिकुलरली इफ यू कंसीडर द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा की किस तट पर मिलती है, तो वहां पर आपको याद रखना है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के अंतर्गत आएगी, है ना। किस में आएगी? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी या दाहिने तट की सहायक नदी के अंदर आएगी, भले ही ये साउथ से जाकर गंगा में मिल रही है। ठीक है, ओके। देन
I would like to introduce one of the major left bank tributary that is called the Kosi. कोसी के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, बिकॉज कोसी जो है, सबसे पहले तो आप ये जानो इट इज एन एंटेसेडेंट रिवर। कोसी जो है ये क्या है, एक एंटेसेडेंट रिवर है। और कोसी के बारे में ये बताया जाता है कि इसका ओरिजिन जो है, कोसी ओरिजिनेट्स, इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम is in Nepal, particularly somewhere it is written as it originates from north of the Mount Everest. Mount Everest के नॉर्थ से ये रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। और कोसी अपने ओरिजिन के समय अगर बात किया जाए तो ये रिवर जो है, ये पर्टिकुलरली कोसी जो रिवर है, ये रिवर अपने ओरिजिन के समय, ठीक है, कई सारे स्ट्रीम्स से मिलकर बनती है। इन स्ट्रीम्स में अगर आप बात करोगे, सो पर्टिकुलरली द कोसी इज ऑल्सो नोन एज द सप्त कोसी। इट इज ऑल्सो नोन एज द सप्तकोशी और सप्तकौशिकी। सप्तकोशी और द सप्तकौशिकी। ठीक है। एंड व्हेन यू सी दिस सप्तकोशी और सप्तकौशिकी, why it is named so? Because it is formed by the joining of 7 streams। 7 streams के मिलने से जो है वो इसका चूंकि फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसे सप्तकौशिकी कहा जाता है। When Kosi originates, the 7 streams can be known by different names. It is Doodh Kosi, Doodh Koshi, Talkha Koshi, right? River Arun, तामूर कोसी, है ना। इस तरीके से कई सारे नाम जो है वो आपको मिलेंगे। 7 स्ट्रीम्स हैं, बट द मेन स्ट्रीम ऑफ द कोसी इज नोन एज द अरुण, राइट। तो अरुण 7 में से एक जो मेजर स्ट्रीम है वो है अरुण। द मेन स्ट्रीम ऑफ द कोसी इज नोन एज द मेन स्ट्रीम, इसको आप मुख्य धारा लिख सकते हैं, ऑफ द कोसी is known as द अरुण। ठीक है, मेन स्ट्रीम को क्या बोलेंगे, अरुण बोलेंगे। और ये जो अरुण है, इसमें बाकी की जो 6 नदियां हैं या जो 6 स्ट्रीम्स हैं, ये अपने मूवमेंट के दौरान यानी आगे चलने के बाद इनमें से 3-3 रिवर्स जो हैं वो अपना अपना ग्रुप बनाती हैं। और इन 3-3 रिवर्स के मिलने से 2 ग्रुप बनते हैं। इन 2 ग्रुप में से एक ग्रुप को हम सोन कोसी बोलते हैं और दूसरे को तामूर कोसी बोलते हैं। मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। सपोर्ट इट इज द अरुण, इसके लिए दूसरा कलर हम लोग यूज कर लेते हैं। सपोर्ट इट इज द अरुण विच इज मूविंग, ठीक है। तो 3 स्ट्रीम्स इस तरीके से चल रही है ना, ओरिजिन के समय। और इसी तरीके से 3 स्ट्रीम्स जो है वो इधर से आ रही है, ठीक है। अब ये जो 3 स्ट्रीम्स है, ये आगे आने के बाद तीनों मिलकर एक तरफ 3 का एक ग्रुप बनता है और दूसरी तरफ 3 का एक ग्रुप बनता है, ठीक है। और इस तरीके से जो सोन कोसी है और जो तामूर कोसी है, ये अलग अलग, ये जो इधर से जा रही है, जो इसके राइट बैंक को होगी, इसको हम बोलेंगे सोन कोसी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, तामूर कोसी, ठीक। और ये आकर इस तरीके से जो है वो इसमें मिल जाएगी, ये भी आकर इस तरीके से इसमें मिल जाएगी, ठीक है। ये जो है वो इनका रास्ता है। और फर्दर अब जब ये दोनों मिल जाएंगी तो उसके बाद इस रिवर को हम क्या बोलेंगे, कोसी बोलेंगे। यानी अरुण में जब सोन कोसी और तामूर कोसी ज्वाइन कर लेती हैं, एक वेस्ट के साइड से जा रही है, दूसरी ईस्ट के साइड से आ रही है, और ये दोनों जब कोसी को ज्वाइन करेंगी तो उसके बाद कोसी जो है वो कही जाएगी क्या, अरुण जो है
उसको हम कोसी के नाम से जानेंगे। फिर ये जो कोसी रिवर है ये बेसिकली इंडिया में एंटर कर जाती है, नेपाल के रास्ते ये इंडिया में एंटर करती है और इंडिया में एंटर करने के बाद ये कटिहार के पास जो है, ठीक है, वहां पर जो है ये जाकर गंगा रिवर से मिल जाती है। तो इस तरीके से कोसी भी जो है वो पूरे रीजन में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इसको मेजर ट्रिब्यूटरी के फॉर्म में इसलिए मैंने बताया क्योंकि कोसी को लेकर एक बहुत बड़ी जो चीज है वो हमें सुनने को मिलती है, एंड दैट इज बेसिकली द कोसी इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, है ना। इसको बिहार का सौरव बोलते हैं क्योंकि हर वर्ष कोसी की वजह से खासतौर से जो नॉर्थ बिहार का इलाका है, इस नॉर्थ बिहार के इलाके में एक बड़ा एरिया जो है वो र्यून हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें फ्लड देखने को मिलता है, इसमें बाढ़ देखने को मिलती है, दैट फ्लड एक्चुअली र्यून्स द होल ऑफ द रीजन ऑफ नॉर्थ बिहार, पर्टिकुलरली द रीजन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कटिहार, है ना। ये सारे रीजन जो है इनमें सबसे ज्यादा कोसी का प्रभाव, कोसी का इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसलिए कोसी को जो है वो सॉरो ऑफ बिहार बोला जाता है। हालांकि देयर आर सेवरल वेज विद विच वी कैन एक्चुअली mitigate the impact of flood by the Kosi in the region of North Bihar, but to imply such kind of things, not only India but also the step should be taken by Nepal too, and that is why in that way you can say the problem can be mitigated, but it is seen in the earlier past that not India wanted to take certain steps, but Nepal is not agreed with the initiation of those steps, and that is why the problem remains there, right? वहां पर अभी भी जो है वो समस्याएं देखने को मिल ही रही हैं, और इसी वजह से आप कहते हो कि इस पूरे रीजन में, नॉर्थ बिहार के रीजन में जो है वो बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलती है। सम ऑफ द कैंडिडेट्स विच कम फ्रॉम द रीजन ऑफ नॉर्थ बिहार, सो इट इज एन ऑब्वियस क्वेश्चन फ्रॉम देम कि जो कोसी का फ्लड वाला रीजन है, इस कोसी के फ्लड से किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है, किस तरीके से जो कोसी का इंपैक्ट है फ्लड का उसको मिटिगेट किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो इंटरव्यू में ये एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन हो सकता है जो भी कैंडिडेट्स नॉर्थ बिहार के रीजन से आते हैं, ठीक है। सो दे शुड प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा कोसी वाला रीजन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर कोसी में इस तरीके से फ्लड नहीं आए तो नॉर्थ बिहार का भी जो रीजन है वो अच्छा फर्टाइल रीजन हो जाएगा, और बिहार में इसके बाद नॉर्थ बिहार के रीजन में भी जो है वो अच्छी खेती, अच्छा क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया किसके बारे में, कोसी के बारे में, जो एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी वहां पर। कोसी के अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी यहां पर हम बात करना चाहेंगे, वो है दामोदर। दामोदर के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि दामोदर का जो कनेक्शन है वो, एक तो आप देखेंगे कि ये रिवर जो है एक ऐसे इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड है जिसको लेकर ऑब्वियसली इंडिया में एक बहुत बड़ी समस्या जो दामोदर रिवर के साथ थी उससे छुटकारा मिला। सिर्फ उसी से छुटकारा नहीं मिला, बल्कि इस रिवर को लेकर आपको ये भी जानना चाहिए कि इस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी के साथ जो भी डैम्स बनाए गए हैं उससे विशेष तौर पर झारखंड के रीजन में और एसोसिएटेड जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं सच एज वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, so these states also get benefited by the electricity which is produced by the river, the Damodar river and its tributary, because various dams have been made on the river Damodar and its tributaries, है ना, उसके ट्रिब्यूटरी पर और उस रिवर पर भी पर्टिकुलरली कई डैम्स बनाकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इसमें एक और खास बात मैं बताना चाहूंगा, व्हेन वी विल सी द Damodar Valley multipurpose projects, so there you can find easily that
it is a kind of multi-purpose project which is associated with a river, but in this project thermal power production is seen more than the hydroelectricity production, right? ये ऐसा है जो एक नदी से एसोसिएटेड होने के बावजूद भी यहाँ पर थर्मल पावर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और जो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। इवन आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि पूरे झारखंड में अगर हम सिर्फ बात करें सो 2626 है ना, 2626 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन टोटल होता है। इसमें से समवट अ लिटिल मोर देन 2400 मेगावाट, 2400 मेगावाट से थोड़ा ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो अकेला थर्मल पावर प्रोडक्शन है। बाकी के प्रोडक्शन में आप कह सकते हैं कि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का एक मेजर पार्ट है और उसके बाद एक नॉमिनल पार्ट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का भी है, जिसमें मेजर जो प्रोडक्शन है वो सोलर पावर के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमारे लिए इसलिए दामोदर जो है वो इंपॉर्टेंट है। Particularly, you should know the origin of Damodar. Origin of Damodar is found in the eastern margin of the Chota Nagpur Plateau. Its origin is found in the eastern marginal region eastern margin of the Chota Nagpur Plateau. ठीक है, और इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि छोटा नागपुर के प्लेटू से निकलने के बाद ये रिवर जो है वो एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। वन ऑफ द मेजर थिंग विच यू शुड नो हियर दैट दिस रिवर पासेस थ्रू a rift valley passes through a rift valley after its origin. उत्पत्ति के बाद ये रिवर जो है वो एक रिफ्ट वैली से पास करती है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रिफ्ट वैली क्या है। ठीक है, if you consider the kinds of valleys formed by rivers, so there are various kinds of valleys. The prominent river valleys are V-shaped valleys, canyons, gorges. Okay, ये रिवर के थ्रू बनने वाली वैलीज है, वी शेप्ड वैलीज, कैनियन और गॉर्जेस। लेकिन whenever you talk about the formation of rift valley, it is not formed by any river, though here you can see that river Damodar is flowing through this rift valley, but particularly the rift valleys are not formed by rivers. Rift valleys are basically the result of certain tectonic activities. ये क्या होती हैं tectonic activities, एक बार देखते हैं। So particularly if you consider this is a rocky region which comes in the impact of the you can say tensional forces. Tensional forces are such forces which are basically considered on a part of the earth, on a part of the lithosphere, and by the impact of such forces the rocky region is basically pulled in both the side, pulled in opposite side. Okay, in this process basically a kind of here you can say a kind of crack is formed. This formed crack is known as only a crack when it is asymmetrical in nature, but if it is symmetrical in nature, it is symmetrical in nature, that means it forms a plane. Okay, a crack is formed, but this crack is seen in the form of a plane. If it is formed in the form of a plane, that is called
fault plain. It is called fault plain, and in geography it is seen everywhere, it is written everywhere that the formation of Rift Valley is basically the result of formation of fault plain or the result of the process of faulting in a region, है ना। किसी भी रीजन में भ्रंश, फॉल्ट के लिए जो हिंदी टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं भ्रंश। ओके, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, जो फॉल्ट है इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे भ्रंश, भ्रंश शब्द का इस्तेमाल करेंगे और बोलेंगे कि जो रिफ्ट घाटी है ना, रिफ्ट घाटी जो है, रिफ्ट घाटी का निर्माण भ्रंशन की प्रक्रिया का, है ना, फॉल्टिंग का प्रोसेस भ्रंशन की प्रक्रिया का परिणाम है। इट इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ फॉल्टिंग। ठीक है, फॉल्टिंग के प्रोसेस का जो है वो परिणाम है। ठीक, तो अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो अब मैं एक बार आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि ये रिफ्ट वैली बनी कैसे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें इस वाले पेज पर मैं वन बाय वन करके बताता हूं। से इट इज अ रॉकी रीजन ऑन विच टेंशनल फोर्सेस वर्क, है ना। ड्यू टू सच टेंशनल फोर्सेस अ काइंड ऑफ क्रैक इज फॉर्म्ड हियर, से अनदर crack is formed again. Okay, but before the formation of this crack, say along with this fault plane the rocky structures slip and moves in opposite direction like this. Okay, but the tensional forces are working continuously, and in this way another crack is formed here, another crack is formed here, पहले यहां एक क्रैक आया था, अब यहां भी एक क्रैक आया, तो अभी इसका रिजल्ट क्या हुआ आप देखो। एक तो ये स्लिप ऑलरेडी कर रहा था, ये स्लिप और ज्यादा करेगा। ठीक है, और इधर से ये एक बार और स्लिप करेगा। ठीक है, इस तरीके से। सो ये जब स्लिप किया तो ये जो बीच का हिस्सा है, दिस मिडिल रीजन गेट डिप्रेस्ड, ये क्या हो गया, नीचे की ओर धंस गया और ये वाले हिस्से जो है वो उठते चले गए। तो दो अपलिफ्टेड वॉल के बीच में ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है, इसी डिप्रेस्ड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली बोलते हैं। और बेसिकली इसमें किसी भी रिवर के थ्रू कोई डीपनिंग का प्रोसेस नहीं देखने को मिल रहा है, किसी भी तरीके की डीपनिंग नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की कटिंग नहीं हो रही, किसी भी तरीके का इरोजन नहीं हो रहा है, बल्कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक टेक्टोनिक प्रोसेस है। टेक्टोनिक प्रोसेस का मतलब द प्रोसेस इन विच फोर्सेज आर एक्टिंग इंटरनली बिलो द सरफेस, राइट, below the surface of the earth the forces are working internally। जब अंदर अंदर फोर्सेस काम करते हैं और उसकी वजह से रॉक्स जो है वो स्लिप करते हैं या उनमें किसी तरीके का कोई इस तरीके से क्रैक बनता है, तो उसको हम फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट कब बोलेंगे, जब ये सिमेट्रिकल क्रैक होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। अगर एसिमेट्रिकल क्रैक होगा तो उसको हम फॉल्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि एसिमेट्रिकल क्रैक में कभी भी इस तरीके से रॉक्स जो है वो प्लेन के अलोंग स्लिप नहीं कर पाएंगे, है ना। उनमें क्या होगा, इस तरीके से ग्रिप बनता है। ठीक, लेकिन यहां ग्रिप नहीं बनेगा। सिमेट्रिकल क्रैक पड़ने की वजह से रॉक बॉडीज जो है या रॉक पार्ट्स जो है वो स्लिप कर सकते हैं, और स्लिप होने से ये जो पार्ट है वो डिप्रेस हो सकता है। इस डिप्रेस्ड पार्ट को हम रिफ्ट वैली कहते हैं। द कंडीशन इज ओनली देयर दैट देयर शुड बी सर्टेन अपलिफ्टेड वॉल ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस डिप्रेस्ड पार्ट, है ना। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे कि ये रिफ्ट वैली है। इस तरीके के रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हो रखा है छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में, और वहां पर उस रिफ्ट वैली से होकर जो है ये दामोदर रिवर जो है वो गुजरती है। Whenever
in examination or when you read about certain rivers in India, so particularly everywhere it is written that there are two major rivers which basically flow through the rift valleys, and those are the Narmada and the Tapi. Everywhere it is written, and since it is given only in NCERT, first of all it is given in NCERT, and then other books follow those texts, and only some of the books write this, that Damodar also flows through Rift Valley. So you should remember this, क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ, आपको ये याद रखना है कि नर्मदा और तापी के साथ जो दामोदर रिवर है वो भी क्या होती है, वो भी एक रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है, एंड बाय फ्लोइंग थ्रू दिस रिफ्ट वैली दिस दामोदर रिवर जॉइंस द हुगली, नॉट द गंगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, द दामोदर जॉइंस द हुगली, ओके, द दामोदर जॉइंस द हुगली. ये हुगली को ज्वाइन करती है. जनरली गंगा रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन गंगा को नहीं. अच्छा, हम हुगली ही नाम क्यों पर्टिकुलर ले, हम गंगा क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो हुगली है इसको हम गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी कंसीडर करते हैं. गंगा जो एक सिंगल स्ट्रीम के फॉर्म में उत्तराखंड के बाद जब देवप्रयाग से ये आगे बढ़ती है गंगा के नाम से, उसके बाद हम एक सिंगल स्ट्रीम के फॉर्म में गंगा को चलता हुआ देखते हैं, और ये गंगा फिर उत्तराखंड में हरिद्वार से जब प्लेन वाले रीजन में एंटर करती है, उसके बाद ये लगातार एक सिंगल स्ट्रीम के फॉर्म में ही चलते हुए पूरा उत्तराखंड क्रॉस करती है, फिर उत्तर प्रदेश क्रॉस करती है, फिर बिहार क्रॉस करती है, फिर वेस्ट बंगाल में आती है, और फिर वेस्ट बंगाल में ये फरक्का के पास, है ना, पर्टिकुलरली जो रीजन है वो है फरक्का. वहां फरक्का के पास जो है ये दो स्ट्रीम्स में स्प्लिट होती है. एक स्ट्रीम जो बांग्लादेश में चली जाती है उसको पद्मा बोलते हैं, और दूसरी स्ट्रीम जो है वो इंडिया में ही रह जाती है, यानी वेस्ट बंगाल में ही रह जाती है, इसको हुगली का नाम देते हैं. तो यहां से फरक्का से स्प्लिट होने के बाद जो स्ट्रीम बनती है उसको हम पर्टिकुलरली हुगली के नाम से ही जानते हैं, और इसलिए दामोदर जो ज्वाइन करेगी वो हुगली को ज्वाइन करेगी. इसके अलावा वन ऑफ द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड अर्लियर इन एग्जामिनेशन, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर was considered as sorrow of Bengal, was considered, not is considered, है ना, was considered, ये याद रखना, किसे हम sorrow of Bengal कहा करते थे. So before the formation of the multipurpose project, that means various dams on the Damodar, the Damodar actually occupied a large and vast region in West Bengal region, and that is why it causes flood as it is formed by the Kosi in the North Bihar region. That is why the Damodar was also known as the sorrow of Bengal. इसको क्या बोलते थे? बंगाल का शोक बोला जाता था पहले, लेकिन बाद में जब दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के थ्रू डैम्स बनने का काम शुरू हुआ, और उसके बाद इन डैम्स के बनने से दामोदर को टेम कर लिया गया, दामोदर के वाटर को जो है वो पर्टिकुलरली टेम कर लिया गया, तो उसके बाद ये कंडीशंस डेवलप होना शुरू हुई कि जो दामोदर है उसके वाटर का एक तो यूटिलाइजेशन होने लगा, और साथ के साथ जो वेस्ट बंगाल में फ्लड के कंडीशंस थे उनसे छुटकारा मिला, उनको मिटिगेट किया जा सका. तो इसलिए ये वॉज टर्म अब लगता है इसके साथ, इज नहीं लगता है ना. इट वॉज नोन एज द सोरो ऑफ बंगाल अर्लियर, नाउ इट इज नॉट known as sorrow of Bengal. Why? Because now the water of Damodar is tamed by the formation of a multi-purpose project on this river. Okay, this is called the Damodar Valley project. It is basically come under the Damodar Valley Corporation. एक वहां पर कॉर्पोरेशन, एक एजेंसी बनाई गई, जिस एजेंसी के अंडर कई सारे डैम्स का फॉर्मेशन जो है वो किया गया था. ठीक है, सो पर्टिकुलरली जब हम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस तरीके से ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है वो काम करते हैं. ये जो है वो मेजर ट्रिब्यूटरीज है जिनके बारे में मैंने इसलिए आपको बोल के बताया ताकि ये आपके दिमाग में एक बार फीड हो जाए और आपको ये चीजें याद रह जाए. बाकी की कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि आप रामगंगा से शुरू करोगे, रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, है ना. तो ऐसी कई सारी ट्रिब्यूटरीज की एक पूरी लिस्ट जो है वो आपको एनसीईआरटी अगर आपके पास होगी
तो एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी ये लिस्ट। अदरवाइज आपके पास जो नोट्स अवेलेबल होंगे उस नोट्स में भी ये सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। तो वहां से आप जरूर एक एक गो थ्रू हो लेना कि कौन सी रिवर जो है वो कहां मिल रही है। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चंस नॉमिनली बनते हैं उनके बारे में मैंने यहां पर आपसे आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी की, यानी वी विल टॉक अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम जो कि नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली देखने को मिलेगा। तो वहां पर हम उसके ट्रिब्यूटरीज और ब्रह्मपुत्र के साथ जितनी भी चीजें हैं उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।